इत्तफाक से महाबत खान भी उस वक्त दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था जब हम ये बातें कर रहे थे। उसने हमारी सारी बातें रुक कर सुनी थी। आगे बढ़ा, अकब से मेरे शानों पर हाथ रखा, मुझे उठाया और अपने सीने से लगाता हुआ बोला, खुदा की कसम जहांगीर जमाल शाह, अगर तू इस किरदार का मालिक न होता, अगर हमारे दिल इस बात की गवाही ना देते कि तू इतना ही अजीम है, तो हम तुझे यहाँ कभी नहीं लाते। तूने हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। तूने हमारी अजमत की पासबानी करके हमें अपना गुलाम बना लिया है। सुना तुमने नौशाद? नहीं बेटे, कोई ऐसा काम नहीं होगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। भूल कर भी ये ना सोचना ये बात, तुम हमारी आंखों की रोशनी हो, हम दौलत के लिए तुमसे कोई बुराई करें नहीं नौशाद। एक ऐसा फूल हो जो हमारे घर में महक रहा है, इस घर में जहाँ खजा ने बसेरा कर लिया है। महाबत खान की आंखों में आंसू निकल आए। माहौल काफी सोगावार हो गया था और वो बदबख्त औरत शुक्र है इस माहौल में मौजूद न थी जिसने इस फजा को इतना जहरीला बना दिया था। रीटा से काफी देर तक मुलाकात नहीं हुई। हालांकि आज इसका मंसूबा बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन बहुत मोहतात औरत थी और हर किस्म की एहतियात करती थी। तकरीबन 7:30 बजे वो अचानक मेरे पास पहुंच गई और उसने मुझे देखते हुए कहा, याकूत खान मुकम्मल तौर पर तैयार है, हमें उसके साथ रहना होगा। जी मैं जानता हूँ, मैंने कहा। तुम्हारे जहन में और कोई बात तो नहीं आई डियर? बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम क्या रहेगा? जैसा तुम कहो। मेरा ख्याल है तुम्हें 10 बजे याकूत खान के पास पहुंच जाना चाहिए। हमारा प्रोग्राम 12:30 बजे का है ना? हाँ, हम 12 बजे तैयार होकर निकल चलेंगे। मैं यहाँ का मुकम्मल इंतजाम कर दूंगी। यूँ समझ लो आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। जी मैडम, मैं जानता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो भी मुस्कुराने लगी। फिर बोली, हम अपना मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं डियर जहांगीर जमाल शाह। वैसे क्या तुम बासानी याकूत खान के डेरे पर पहुंच सकते हो? शोलापुर को इतना देख लिया है मैंने कि अब ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है इसके बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना हो। ठीक 10 बजे घर से निकल जाना और याकूत खान के डेरे पर पहुंच जाना, वो तुम्हें तैयार मिलेगा। मैंने उसे इत्तला दे दी है कि तुम मुकर्रर वक्त पर उसके पास पहुंच जाओगे। बिल्कुल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। आज मेरा और तुम्हारा ज्यादा वक्त साथ रहना मुनासिब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैंने जवाब दिया और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। भरतौर ये सारी बातें अपनी जगह थी, लेकिन मैं इस औरत के बारे में बहुत से नजरियात रखता था। मेरे जहन में इसके खिलाफ नफरत थी, लेकिन ऐसा तो अक्सर होता चला आया था। दिल में कुछ, अंदाज कुछ, वक्त के यही तकाजे थे। भरतौर मैं जानता था कि अब वो मेरे पास नहीं आएगी। अपने तौर पर खुद को पुरसुकून भी करना चाहता था। मौका मिला तो एक बार फिर अपने तमाम साथियों से ट्रांसमीटर पर बात की। रात के लिए खूनी कार्रवाइयां बदस्तूर थी, अलबत्ता फर्क ये था कि आज रात को उन्हें काम करना था। मैंने उन्हें हिदायत दे दी थी कि कहां से उन्हें मुझे जहन में रखना है। ये हिदायत तो दे दी थी मैंने उन्हें कि आज जरा खास तौर से एहतियात रखें और फासला भी कायम रखें। मुझे अगर उनकी जरूरत हुई तो ट्रांसमीटर पर उन्हें इत्तला दूंगा, वरना वो सिर्फ तमाशाई रहें और सूरत हाल का दूर दूर से जायजा लेते रहें। इन तमाम हिदायत को देने के बाद मैं मुतमईन हो गया और अब मुझे रात के 10 बजे का इंतजार था। मैंने अपने तौर पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। मैंने रात का खाना भी सबके साथ खाया, लेकिन बहुत कम। रीटा भी इस खाने में शरीक थी और मेरी जानिब से बिल्कुल बेपरवाह, लेकिन नौशाद के चेहरे पर मैंने वही तासुर देखा था। नौशाद को पूरा पूरा यकीन हो गया था कि मेरे और रीटा के दरमियान दूसरे किस्म के मरासम हैं। वैसे मैंने जज्बाती तौर पर इससे जो कुछ कहा था, गालिबन उसने खुलूसे दिल से उसे तस्लीम नहीं किया था। न ही उसके अंदाज में कोई तब्दीली थी और न ही मैंने उसके चेहरे पर किसी तासुर के आसार देखे थे। बहरतौर इन बातों की तरफ तवज्जो देने के बजाय मुझे अपने काम की तरफ तवज्जो देना थी। चुनाचे ठीक 10 बजे मैं तैयार होकर घर से निकल आया और खामोशी से अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। याकूत खान के डेरे तक पहुंचने का रास्ता मुझे बखूबी मालूम था और मैं खामोशी से उसी समत बढ़ रहा था। मैं जानता था कि रीटा मेरे हर अमल से पूरी तरह वाकिफ है। बड़ी सनसनी का एहसास हो रहा था। भरतौर कुछ देर के बाद मैं याकूत खान के डेरे पर पहुंच गया, जहां मेरा इंतजार हो रहा था। बाहर का माहौल बेहद सुनसान था, लेकिन अंदर बड़ी चहल पहल थी। याकूत खान के मुसल्ला आदमी हथियारों से लैस अतराते फिर रहे थे और उनके अंदाज में बड़ी दिलचस्पी पाई जाती थी। कत्लो गारतगरी के रसिया ये जराम पेशा लोग ऐसी तफरीहात से कुछ ज्यादा ही लुत्फ अंदोज होते थे और इस वक्त भी यही कैफियत थी। याकूत खान ने आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। ओए जहांगीर खाना, आ गया शेर, अपनी पसंद का हथियार मुंतखब कर ले। अभी तो बहुत वक्त है याकूत खान, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम रवानगी के लिए तैयार हो। ओए जवाना, जब शेर के सामने शिकार आ जाता है तो इसे इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। याकूत खान भी शेर है और इसके साथ शेरों का ये गौल है
देख इन्हें सब कैसे खुश हो रहे हैं। बात असल में ये है कि दौलत खान ने हम लोगों के कारोबार पर बहुत बुरा असर डाला हुआ है। दौलत खान का खेल खत्म हो जाए तो बहुत से खेल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। फिर कम से कम शोलापुर में ऐसा कोई नहीं है जो याकूत खान के मुकाबले पर आ जाए। ये बात मेरे तमाम साथी भी जानते हैं। जहांगीर खाना समझता हूँ, याकूत खान समझता हूँ। रीटा मुझे सब कुछ बता चुकी है। रीटा शेरनी है। काश इसका ताल्लुक हमारी नस्ल से होता। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। काफी देर गुजर गई। फिर तकरीबन 11:15 बजे रीटा आ गई। खास किस्म का लिबास पहने हुए थी और बहुत चुस्तो चालाक नजर आ रही थी। याकूत खान ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर मेरे शाने पर हल्का सा हाथ मारकर बोला, देखा, देख ये इतना सच्चा निशाना लगाती है कि मैं हैरान हो जाता हूँ। इसे तो हमारे शहर में पैदा होना चाहिए था, पता नहीं यूरोप में कैसे पैदा हो गई। रीटा मुस्कुराती हुई हमारे करीब आ गई। क्या बात हो रही है? तुम्हारे बारे में रीटा, तुम्हारे बारे में क्या? रीटा ने बड़ी अदा से पूछा। मैं बोलता हूँ कि तुम यूरोप में कैसे पैदा हो गई? हमारे इलाके की शेरनी नजर आती हो। शेर हर जंगल में होते हैं याकूत खान, कोई एक जंगल इनके लिए मखसूस नहीं होता। हाँ, मगर बब्बर शेर हमारे ही इलाके में होते हैं। याकूत खान ने जवाब दिया। मैं नहीं मानती, हमारे यहाँ भी होते हैं। होते होंगे, लेकिन वैसे ही जैसे तेरे शहर के बब्बर शेर होते हैं। याकूत खान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कह कहा लगाया। रीटा भी हंसने लगी। मैंने अलबत्ता गहरी निगाहों से उसका चेहरा देखा। रीटा ने गालिबन ये बात महसूस कर ली। जल्दी से बोली, तुम सोच रहे हो जहांगीर खान के मैंने बुरा माना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। याकूत खान की बात से मैं भी इत्तफाक करती हूँ। मेरे वतन के लोग दर हकीकत यहाँ जैसे लोगों की मानिद बहादुर नहीं होते। इनका अपना एक अलग अंदाज होता है, लेकिन वो चीज नहीं पाई जाती इनमें जो यहाँ नजर आती है। मैंने गहरी सांस ली। रीटा के मानी खेज अल्फाज में मेरी सताश भी छुपी हुई थी। बहरहाल ये उस वक्त का मौजू नहीं था। चुनाचे चंद लम्हात के बाद उसे तर्क कर दिया। रीटा याकूत खान के आदमियों का जायजा लेने लगी। फिर उसने कहा, खान, मुझे और जहांगीर जमाल शाह को अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा। ठीक है, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, मगर क्यों? इसलिए खान के हम किसी की निगाहों में नहीं आना चाहते। तुम इसकी वजह समझते हो खान? ये शहर तुम्हारा अपना है। याकूत खान की बात बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मेरा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से भी है जो यहाँ के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में शुमार होता है। और याकूत खान, तुम ये भी जानते हो कि मुझे अभी बहुत अरसा यहाँ गुजारना है। यही कैफियत जहांगीर जमाल शाह की है। वो भी इस इलाके में अजनबी है और इसे यहाँ के लोगों से सामना करना है। मैं समझती हूँ कि हम दोनों के लिए जो खतरात हैं वो तुम्हारे लिए नहीं हैं। बात ये नहीं है याकूत खान कि तुम हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। बात सिर्फ ये है कि हमें आगे भी बढ़ना है। समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। तू मुझे समझा क्यों रही है रीटा? ठीक है, इसका इंतजाम कर दिया जाएगा। 9:45 बज गए, फिर 12। हमारा प्रोग्राम 12:30 बजे वहाँ हमला करने का था और मैं अपने तौर पर बड़ी सनसनी का शिकार था। इस वक्त सारा दारोमदार राजा सुबहान की कारकर्दगी पर था। बिलाखिर 12:05 पर हम आहिस्तगी से अपनी कमीन गाह से निकल आए। याकूत खान अभी बहुत पुरजोश नजर आ रहा था और इस वक्त उसकी सारी तवज्जो अपने साथियों की जानिब थी। रीटा ने सरगोशी के अंदाज में मुझसे कहा, जहांगीर, तुम्हें राजल शाह याद नहीं है क्या? याद है रीटा, लेकिन क्यों? राजल शाह के बारे में तुम्हें इस बात का इल्म है कि वो कहाँ पोशीदा है? हाँ, दौलत खान ने मुझे उसका ठिकाना दिखाया था। बहुत खूब, बल्कि बहुत शानदार। दरअसल ये सारा खेल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अव्वल तो राजल शाह तहखाने में होगा। दूसरी बात यह कि याकूत खान को उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें खुसूसी तौर पर उसका ख्याल रखना है कि जब हम याकूत खान के साथ मिलकर दौलत खान के डेरे पर कब्जा कर लें तो तुम सीधे उस तरफ चले जाना जहां राजल शाह मौजूद है और उसे अपनी तहवील में ले लेना। उसे अपने साथ रखना तुम्हारा काम है और ये जिम्मेदारी मैं तुम पर डाल रही हूँ। लेकिन उसे कहाँ रखूंगा रीटा? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो वहाँ से हट जाए, बाकी और कोई मसला नहीं है। समझा नहीं? मैंने आहिस्ता से कहा। ओहो, किस तरह समझोगे तुम? मुझे उसकी जिंदगी या मौत से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि दौलत खान के डेरे पर जो कुछ होगा उसके बाद पुलिस भी उस तरफ का रुख करेगी। मैं नहीं चाहती कि राजल शाह की लाश पुलिस को दस्तयाब हो सके। सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुम इस खेल से पूरी तरह वाकफियत रखते हो। ये खेल बिगड़ना नहीं चाहिए। राजल शाह चाहे कहीं और जाकर मौत का शिकार हो जाए और हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से तुम्हारी शख्सियत मंजरे आम पर आ जाएगी। बस राजल शाह की लाश यहाँ नहीं मिलनी चाहिए। गोया उसे कत्ल कर देंगे हम। तो फिर क्या करोगे? रीटा ने हैरानी से कहा। मैं उसकी सूरत देखने लगा। फिर मैंने कहा, लेकिन रीटा, माफ करना, कुछ दिन पहले तो तुम्हारे जहन में ये बात थी कि तुम राजल शाह को अपने महबूब की हैसियत से मंजरे आम पर लाओगी। नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है। महबूब की हैसियत से नहीं, अपनी एक ज़रूरत की हैसियत से मैं उसे सामने लाना चाहती थी।
लेकिन अब तुम मेरी सबसे बड़ी जरूरत हो, तो अब तुम्हारे दिल में उसकी मोहब्बत नहीं, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। मैं उसकी मोहब्बत भी अपने दिल में रखूंगी और तुम्हारी भी। मैंने वो सारे जज्बे तुम्हारे वजूद में समो दिए हैं जहांगीर जमाल शाह, जो कभी मेरे दिल में राजल शाह के लिए थे। मैंने एक गहरी सांस ली और रीटा का एक नया रूप मेरी निगाहों के सामने आया। संग दिल और जालिम औरत, मुझे तो इससे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। जाहिर है जो औरत दौलत के हुसूल के लिए इतना लंबा चक्कर चलाए वो किसी से मोहब्बत कैसे कर सकती है। राजल शाह इसकी एक जरूरत था। उसने इस जरूरत के तहत राजल शाह को जिंदा रखा, महाबत खान से शादी कर ली और सारे काम खत्म हो गए। भला अब राजल शाह की जिंदगी या मौत से उसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। ये औरत का बेहद भयानक रूप था जो मैंने रीटा की शक्ल में देखा था। बहरतौर इस किस्म की औरतें होती हैं। वो कोई नई शख्सियत की मालिक नहीं थी। हम आहिस्तगी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। चूँकि 12:30 बजे का प्रोग्राम तय कर लिया गया था, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही थी। अलबत्ता दौलत खान के डेरे से कुछ फासले पर पहुंचकर ये महसूस होता था कि दौलत खान का डेरा बिल्कुल पुरसुकून है। मेरा दिल दाड़ दाड़ कर रहा था। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो इस वक्त राजा सुभान अपने काम करके वापस जा चुका होगा, लेकिन माहौल ऐसा था कि किसी को शिनाख्त नहीं हो सकती थी कि वहाँ कुछ हो चुका है। याकूत खान ने यहाँ अपने आदमियों को एक खास तरीके से मुनज़्ज़म किया और उन्हें हिदायत देने लगा। मुझे और रीटा को साथ ही रखा गया था। याकूत खान ने कहा, तुम लोग जल्दबाजी नहीं करोगे, ये जंगो जदल का मामला है। हम आहिस्ता आहिस्ता डेरे के पास पहुँचेंगे। भरपूर कोशिश करेंगे कि जिस कदर मुमकिन हो सके हम डेरे वालों को धोखे में रखें और उनके सरों पर पहुंच जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने भी हथियार उठा लिए तो फिर हमारे आदमियों को भी जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। उनके हथियार उठाने से पहले उन तक पहुंचना है और इसलिए बिल्ली जैसी चाल चलना जरूरी होगा। ठीक है, आप हमारे कमांडर हैं याकूत खान साहिब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और याकूत खान हंस पड़ा। फिर बोला, ओए जहांगीर खाना, जंगो जदल का तजर्बा तो तुझे भी है दोस्त। मैं तेरी जंग को देख चुका हूँ जिसमें तूने मुझे नुकसान पहुँचाया था। मैं याकूत खान की बात पर मुस्कुरा कर खामोश हो गया। जानता था कि इसका इशारा किस समत है। यकीनन उस वक्त के बारे में बात कर रहा था जब मैंने दौलत खान के लिए इसके आदमियों से मुकाबला किया था। मैं शदीद सनसनी का शिकार था। रीटा ने मुझसे कहा, एक और बात भी जहन में रखना जहांगीर जमाल शाह, क्या इतने सारे लोग एक मिशन पर काम कर रहे हैं? हम उनके साथ हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो अपने तहफ़्फ़ुज़ का भी पूरा पूरा ख्याल रखे। इन लोगों को आगे बढ़ने देना। याकूत खान ने खुशकिस्मती से खुद ही ये बात कह दी है। अगर हम इसके इल्म में आ भी जाएंगे तो हमसे तारुज़ नहीं करेगा, क्योंकि इस बात की वो हमें हिदायत दे चुका है। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहा हूँ मिस रीटा, और शदीद हैरान हूँ। किस बात पर? आपकी जहानत पर। छोड़ो मेरी बात, तुमने मेरी सारी जहानत अपनी मुट्ठी में जकड़ ली है और अब जो कुछ भी सोचती हूँ तुम्हारे हवाले से सोचती हूँ। वो यहाँ भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने से बाज नहीं आई थी। मैं उससे गुफ्तगू कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसुकून जाहिर कर सकूं, लेकिन दिल में जो एहसास था उसे किसी तौर पर नहीं निकाला जा सकता था। यानी ये कि राजा सुभान अपना काम करके गया या नहीं। हम आहिस्ता आहिस्ता डेरे के करीब होते जा रहे थे। अंदर से कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। वक्त ऐसा बेशक था कि लोग सो जाएं, लेकिन किसी के खांसने तक की आवाज नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि डेरे का दरवाजा आ गया। याकूत खान अपने हाथों में सब मशीन गन संभाले दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने आहिस्ता से दरवाजे को धक्का दिया और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकल गई। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा, खुशबख्ती हमारा साथ दे रही है, दरवाजा खुला हुआ है। अभी उन लोगों को आहट नहीं महसूस हुई। बेवकूफों ने बाहर पहरे का बंदोबस्त भी नहीं किया। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया, फिर शायद किसी चीज से टकरा कर लड़खड़ाया था और उसने सब मशीन गन की नाल जमीन पर टिका कर अपने आप को गिरने से बचाया था। उसके मुंह से एक हल्की सी गुर्राहट निकल गई, ओए खाना खराबा। फिर उसने झुक कर देखा। मैंने भी देख लिया था कि वो किस चीज से टकराया है। ये इंसानी लाश ही थी। याकूत खान के चेहरे पर यकीनन हैरत के आसार फैल गए होंगे। ये हैरत उसकी आवाज से जाहिर हुई थी। ओए ये तो मुर्दा है। देखो कितना खून बहा है इसके सीने से। ओए इधर देखो, क्या वो भी लाश है? ओए वो सामने, उधर रोशनी में, और उधर। अरे ये क्या हुआ? मेरे अंदर एक अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। गोया राजा सुभान अपना काम करके जा चुका है। हालांकि ये इंसान थे जो मौत का शिकार हुए थे। मैं उन्हें मरने से नहीं रोक सकता था। अगर मैं राजा सुभान को इस बात पर आमादा न करता तो याकूत खान ये काम कर दिखाता। उन लोगों की तकदीर में तो ये सब कुछ होना ही था। ओए ये क्या हुआ? ओ रीटा, इधर आ, देख लाशें, लाशें ही लाशें। ओहो, ये तो मुझे कुछ शुबा हो रहा है। जल्दी चलो, ये देखो इसका माइक इधर रखा है। रीटा तू मेरे साथ आ। याकूत खान रीटा को लेकर बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ गया।
मुझे मौका मिल गया था। रीटा ने हिदायत भी की थी और वैसे भी मैं मुतजस्सिस था। चुनाचे मैं बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ उस सम चल पड़ा जहाँ तहखाना था और उस तहखाने में राजल शाह को कैद किया गया था। मैं लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ मतलूबा जगह पहुँच गया और फिर तहखाने में उतरने में मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। तहखाना खाली था। मेरे होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट फैल गई। राजा सुबहान ने जो कुछ कहा था वो कर दिखाया था। बड़ी जहानत और शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए उसने दौलत खान के अड्डे पर छापा मारा था और यकीनन रीटा और याकूत अब तक इसके माल खाने तक पहुंच गए होंगे और वहां उन्हें कुछ नहीं मिला होगा। और यही हुआ। मैं दहाने से बाहर आया। याकूत खान दाड़ रहा था। कुछ हो गया। कोई हमसे पहले ये सब कुछ कर गया या कहीं से मुखबरी हो गई। ओए जहांगीर खाना, यकीनन ऐसा हुआ है। तेरी अकल क्या कहती है? कौन हो सकता है? ओए ये मालूम करना मुश्किल नहीं होगा, मगर जिसने भी किया है उसे अरे नहीं, दौलत खान को देखो, सब लोगों को देखो, दौलत खान की लाश तलाश करो। याकूत खान ने अपने आदमियों से ये बात कही थी और सब के सब रोशनियां लिए इधर उधर घूमने लगे थे। मैं साकत खड़ा हुआ था। मैंने आहिस्ता से रीटा से कहा, ये कौन हो सकता है? रीटा के मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। उसकी आंखें अंधेरे में इस तरह चमक रही थी जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं और उसका चेहरा गहरी सोच का आईना बना हुआ था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये एहसास गुजरा कि कहीं रीटा मेरी तरफ से शक न करे, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हो भी जाता तो मेरा क्या बिगाड़ सकती है वो। यहाँ इस कत्लो गारत गरी के बाद दोबारा कत्लो गारत गरी भी हो सकती थी और इसके लिए लोग मौजूद थे जो मेरे एक हल्के से इशारे पर जहन्नुम के दहाने खोल देते। रीटा खामोशी से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा याकूत खान। जिसने काम करना था वो करके जा चुका है, मगर वो कौन वालिदुल हराम था? कौन था वो? ये तुम्हें पता लगाना पड़ेगा याकूत खान। जाहिर है हमारे साथ कुछ ज्यादा आदमी नहीं है। मुखबरी अगर हुई है तो हमारे ही डेरे से हुई है। ओए क्या बकती है? मेरे डेरे पर कोई मुखबर नहीं है। ये सब नर का बच्चा है। सारे के सारे नर हैं। कोई भी मादा नहीं मिलेगी तुम्हें इसमें। और नर कभी धोखाबाजी नहीं करते। हो सकता है ये किसी और का प्रोग्राम हो याकूत खान। मैंने कहा, कुछ भी नहीं छोड़ा इधर, कुछ भी नहीं छोड़ा। मगर ये दौलत खान किधर चला गया? अगर इसके सामने ये सारा काम हुआ है तो क्या वो चोर जान बचाकर भाग गया? ऐसा ही लगता है। वो तो बहुत बहादुर कहता है अपने आप को। अपने साथियों को मौत देकर वो किधर गायब हो गया? ओए दौलत खाना, ओए दौलत खाना। याकूत खान चीख चीख कर दौलत खान को आवाजें लगाने लगा। रीटा ने जल्दी से कहा, ये क्या कर रहे हो याकूत खान साहिब? किसी की बला अपने सर क्यों ले रहे हैं? अगर आपके चीखने से कोई इधर मतवज्जे हो गया या किसी ने आपकी आवाज को पहचान लिया तो इसके नुकसानात सिर्फ आपको होंगे, जबकि फायदा उठाने वाला फायदा उठाकर निकल गया तो फिर क्या करे? नाकाम वापस जाए तो और क्या हो सकता है याकूत खान साहिब? रीटा ने कहा और याकूत खान एक लम्हे के लिए कुछ सोचता रहा। वो बुरी तरह झिंझला रहा था। उसकी आंखों से जुनून का एहसास होता था। मैं भी इसी किस्म का मुजाहिरा कर रहा था, जैसे इस अमल से मुझे भी अफसोस हुआ हो और हैरानी भी। रीटा ने कई बार मुझे देखा था, लेकिन मैं जानता था कि इन निगाहों में शक नहीं बल्कि सिर्फ हैरत है, परेशानी के आसार हैं। बिल आखिर रीटा फिर बोली, अब हम वक्त जाया कर रहे हैं याकूत खान। ओए चलो चलो, ये सब कुछ मुझे बहुत महंगा पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। याकूत खान अपने आदमियों को इकट्ठा करके वहाँ से चल पड़ा। मैं और रीटा भी उसके साथ थे। जाहिर है रीटा के लिए ये सब कुछ हैरानकुन था। वो सख्ते किसी कैफियत में नजर आ रही थी। मैं भी इसी किस्म का इजहार कर रहा था, जैसे इस वाक़े से बहुत हैरान हूँ। हम अड्डे पर पहुँच गए। याकूत खान बहुत परेशान नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? कौन हो सकता है? मैं, याकूत खान, रीटा और चंद दूसरे अफराद सर जोड़कर एक जगह बैठ गए। दफातनी गोलियों की तड़तड़ाहट ने फजा में एक अजीब सी सनसनी पैदा कर दी। गोलियां सब मशीन गन से चलाई जा रही थी। साथ ही बहुत ज्यादा चीखें और आवाजें भी उभरी थी। याकूत खान के आदमी हथियार संभाल कर बाहर निकले और उन्होंने बड़ी तेजी से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। दूसरी जानिब से भी जवाब मिल रहा था। याकूत खान कान लगाए सुन रहा था। दूसरी जानिब से गालिबन एक ही सब मशीन गन चलाई जा रही थी। फिर उधर खामोशी तारी हो गई। याकूत खान ने सनसनीखेज लहजे में कहा, न जाने क्या हो रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? आओ देखें।